बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को आप जारी रख रहे होंगे। तो लास्ट टर्न पे जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको चालकत्व के बारे में, चालकता क्या होती है, प्रतिरोध, ये सब बारे में आपको जानकारी दी थी और साथ साथ ये भी बताया था कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं। ठीक ना। तो यहाँ तक का डिस्कशन हो चुका था उस वीडियो में। अब आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर चालकता के बारे में, और मोलर चालकता के बाद फिर डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हम चालकता का मेजरमेंट यानी मापन करते हैं। ठीक ना। इस पर भी प्रश्न कुछ बोर्ड में पूछे गए थे, तो पहले थोड़ा सा ये ऐसा लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अब चूंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये भी हो गया है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हैं कि मोलर चालकता क्या होती है। ओके, तो देखिए मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी, और इस पूरे टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी जो प्रदर्शन करेंगे वो लेमडा एम से कर लेते हैं। इसको भी लेमडा कहते हैं। यहाँ पर जो इस तरह का बनाते हैं कैप एम करके, तो एम फॉर मोलर, तो यहाँ मोलर और ये कंडक्टिविटी के लिए, तो मोलर कंडक्टिविटी लिए सिंबल यूज कर लेते हैं। और लेमडा इसको भी कहते हैं, तो दोनों सिंबल के लिए आप लेमडा वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो मोलर चालकता क्या होती है पहले आपको समझाते हैं, फिर डिफाइन करेंगे, फिर परिभाषा बताएंगे आपको। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पात्र है, ये एक पात्र है और इसमें हम मान लेते हैं इसका आयतन है V। कितना है? कैपिटल V। और इस पूरे पात्र में हमने एक मोल विद्युत अपघट्य इसमें डिसॉल्व कर दिया है। मान लीजिए हमने 1 मोल NaCl ले लिया है। ओके, तो जब 1 मोल NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये पानी हो गया, इसी में NaCl घुल गया है, और जब ये पानी में घुलेगा तो ये डिसोसिएट भी हो जाएगा, यानी इसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे, Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। ओके, तो ये पात्र है, मान लीजिए यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया गया है वायर से। ठीक है, तो एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, बीच में आपका विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, और इस बीच में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो इन आयनों के द्वारा होगा, क्योंकि पानी में आपने NaCl घोला है तो ये आयन बने हुए हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने इस आयतन में कितना मोल डिसॉल्व कर रखा है? 1 मोल। यही हमारी शर्त है मोलर चालकता को परिभाषित करने की, कि आयतन हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें मौजूद कितने होने चाहिए? 1 मोल विद्युत अपघट्य होना चाहिए। अब जब 1 मोल हम विद्युत अपघट्य डालेंगे तो इस विलयन में जितने भी आयन उत्पन्न होंगे उनके द्वारा जो कुल चालकत्व डेवलप होगा, कुल चालकत्व जो आएगा विलयन का, वही क्या हो जाएगा? मोलर चालकता हो जाएगा। ठीक है, परिभाषित करने में क्या ध्यान रखना है कि किसी निश्चित आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य को विलीन करने पर उससे उत्पन्न धनायनों और ऋणायनों द्वारा उत्पन्न कुल चालकत्व को हम क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलर चालकता कहेंगे। ये परिभाषा बन गई। ठीक है, इसीलिए पूरा समझाया आपको, ये फिगर बनाया। तो ये V आयतन का कोई पात्र था, इसमें हमने 1 मोल NaCl डाल दिया और 1 मोल Na+ बना, 1 मोल Cl- बना। इतने आयनों से जो भी चालकत्व, जब ये आयन मूव करेंगे तो चालकता उत्पन्न होगी, इसमें जो भी चालकता आएगी कुल, वही मोलर चालकता कही जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए हम यहाँ पर NaCl ना डाल करके पानी में 1 मोल BaCl2 डिसॉल्व कर दें, वेरियम क्लोराइड। तो जब वेरियम क्लोराइड डिसॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे। कैसे? 1 मोल हमने BaCl2 डाला, लेकिन ये आयनित जब होगा तो 1 मोल Ba++ यानी वेरियम आयन बनेगा और 2 मोल Cl- आयन बनेंगे। तो NaCl की तुलना में निश्चित रूप से यहाँ आयन ज्यादा होंगे।
ठीक ना। लेकिन परिभाषा अभी भी वही रहेगी, चूंकि हमने 1 मोल ही डाला है और 1 मोल BaCl2 डालने से जो भी चालकत्व आएगा उसको हम BaCl2 विलयन की मोलर चालकता कहेंगे। अगर आप कंपेयर करें NaCl से तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस यहां पर ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि मोलर चालकता क्या होती है। ठीक है, अब इसका फार्मूला की हम बात करते हैं। इसके फार्मूले की बात करें तो मोलर चालकता का फार्मूला आता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू V। अगर आप चाहो तो यहां Vm भी कर सकते हो, नहीं तो V ही रहने दो। ये V क्या है? विलयन का आयतन है, और कप्पा क्या है? चालकता है, और लैम्डा m क्या है? मोलर चालकता है। ठीक है ना। तो जो ये है इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले ये फार्मूला हम लिख देते हैं, फिर कहां से कैसे आता है पहले इसको समझाते हैं आपको कि ये फार्मूला बन कैसे गया। तो एक बार फिर से आपको वापस लौटना पड़ेगा कि हमने चालकता की क्या परिभाषा बताई थी, यानी कप्पा की परिभाषा क्या थी। ठीक है, तो कप्पा की परिभाषा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एकांक आयतन हो, जो पात्र है उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब यूनिट आप ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए। ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये है, इस टाइप का कोई पात्र आप ले लीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब यूनिट हो। हम मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया है? इसके अंदर हमने कोई विलयन भर रखा है, मान लीजिए NaCl का विलयन हो। तो एकांक आयतन में जो विलयन मौजूद है उसके द्वारा जो चालकत्व उत्पन्न होता है वही क्या होता है? चालकता कहलाता है, यानी कप्पा कहलाता है। ठीक ना। तो इसमें क्या खास बात है? इसमें है कि जो विलयन हमारा भरा हुआ है किसी विद्युत अपघट्य का, उसमें खास बात यह है कि उसका आयतन एकांक होना चाहिए, तब जो चालकता उत्पन्न होगी, जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। और इसमें क्या है कि आयतन कुछ भी हो लेकिन 1 मोल उसमें घुला होना चाहिए। 1 मोल के द्वारा जो आएगा वो मोलर चालकता होगी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। अब चलिए हम इसको मान लेते हैं, ये जो हमारा आयतन है पूरा V, इसको सपोज करिए हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये है, ठीक है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एक पार्ट का, जैसे मान लीजिए इतने का हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इतने का जो आयतन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब इतने में जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? एकांक आयतन में उत्पन्न चालकत्व को हम कहते क्या हैं? कप्पा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कप्पा। और ये भी एकांक आयतन है, तो यहां भी ये जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे कप्पा। इतने में जो इतने विलयन के द्वारा, इसमें जो विलयन भरा हुआ उसमें जो आयंस है उनके द्वारा जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसको भी हम कप्पा कहेंगे, क्योंकि इन सब का आयतन कितना है? एकांक है। इसके द्वारा भी कप्पा हो जाएगा। और ये पूरा आयतन कितना है? V है। ठीक ना। तो अगर हम कप्पा इंटू V कर दें तो ये पूरा आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? जैसे मान लीजिए यहां पर कितना हो गया, इसमें 4 हो गया, तो अगर हम फार्मूला लिखें तो लैम्डा इंटू 4 इंटू कप्पा हो जाएगा। ये तो हुआ। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये पूरा आयतन हमारा V था और इसके एक पार्ट का आयतन है यूनिट और उसका जो चालकत्व है कप्पा, तो एक हिस्से का कप्पा है तो इतने हिस्से का कितना हो जाएगा? कप्पा इंटू V हो जाएगा। तो यहीं से फार्मूला बन जाता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू V। ठीक है ना। ये मिटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो ये फार्मूला कहां से आया शायद आपको समझ में आया होगा। V आयतन था पूरा, अगर एक एकांक आयतन का हम लेते हैं तो कप्पा है, तो V आयतन का कप्पा इंटू V हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि एकांक आयतन विलयन, एकांक आयतन विलयन, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है ना। इसको ऐसे ऊपर से आप ढक दीजिए,
तो इसके अंदर जो विलेन भरा जाएगा उसका कुछ आयतन आएगा। अब मान लीजिए कि इनका ये जो इलेक्ट्रोड है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रोड है, एक प्लेट है, ये मेटल की प्लेट होती है, तो ये इलेक्ट्रोड का मान लीजिए एरिया ए है, और ये जो लेंथ है, जैसे दूसरा इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है, अब इन दोनों के बीच जो लेंथ है, लंबाई, उसको भी हम 1 सेंटीमीटर कर दें, ठीक ना। तो लंबाई 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं इसका, ठीक है। तो आयतन कितना आएगा, लेंथ इंटू एरिया होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, यानी आयतन का, तो आयतन कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आप आयतन मान लीजिए, उसमें जो विलेन भरा होगा उसके द्वारा जो चालकत्व होता है वो चालकता होती है, लेकिन अगर उसी में हम 1 मोल डाल दें तो वो बन जाएगा मोलर चालकता, और ये रिलेशन बनेगा दोनों के बीच में, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो इसका हम मात्रक देखें, लेमडा एम का क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आप कप्पा और आयतन का आप मात्रक ले करके निकाल सकते हैं, वैल्यू आप खुद से कर सकते हैं। तो कप्पा की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, अभी 2 यूनिट आपको बताएंगे। और आयतन का हम यहां पर यूनिट क्या ले लें, सेंटीमीटर क्यूब ले लें, तो इनटू सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें कितना मोल डिसॉल्व है, 1 मोल डिसॉल्व है, 1 मोल डिसॉल्व है, तो ये हो जाएगा मोल पर मोल। तो अब देखिए यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहां से ये सेंटीमीटर नीचे जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब है, तो इसमें कितना बचेगा हमारे पास 2, यानी अब आ जाएगी यूनिट, आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये यूनिट किसकी हो जाएगी, लेमडा एम की। तो लेमडा एम की यूनिट हो गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका यूनिट बन गया इसका। अब एक यूनिट और हम यूज करते हैं इसकी, क्या रहती है वो, मान लीजिए हम जो विलेन का आयतन है उसको एमकेएस सिस्टम में यूज करें, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या हो जाएगी, मीटर, तब आयतन आपका क्या आएगा, मीटर का क्यूब, यानी दूसरा यूनिट क्या इसका बन सकता है, साइमन मीटर इनवर्स, और इनटू आयतन के लिए हम मीटर क्यूब का इस्तेमाल कर लेंगे, और मोल तो वही रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा यूनिट इसका सॉल्व करने के बाद, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी, ओके। और ये यूनिट कहां से आती है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चूंकि पढ़ा होगा G इक्वल टू क्या होता है, 1/, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, G इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू हो जाएगा G/L/A, ठीक है ना, ये हो गया। तो कप्पा इक्वल टू आ गया, इसका यूनिट क्या होता है, साइमन, इसका साइमन, इसका अगर आप मीटर में यूज कर रहे हैं ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, ये कैंसिल आउट हुआ, मीटर ऊपर गया, साइमन मीटर इनवर्स आ गया, ठीक ना, इस तरह से। और ऐसे अगर सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो ये सब पीछे आपको पढ़ा दिया है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस फार्मूले को, यूनिट्स की बात तो हो ही गई थी, इस फार्मूले को हमको दूसरे फॉर्मेट में भी यूज करना है, जिसपे आप ज्यादातर न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, जो मान लीजिए रीजनिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस फार्मूले की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक ना। तार्किक प्रश्न बनते हैं कि अगर हम तनुता बढ़ाएं विलेन की तो मोलर चालकता पर क्या असर पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ती रहेगी। अब चलिए हम थोड़ा सा एक रिलेशन और डेवलप करते हैं, एक संबंध और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, जो यहाँ पर आयतन शब्द यूज किया गया है, तो वो वास्तव में आयतन क्या है, इतने आयतन में किसी भी विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, और अगर 1 मोल किसी आयतन में मौजूद है तो इसका मतलब विलयन की कुछ न कुछ सांद्रता होगी, और उस सांद्रता को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि विलयन के एकांक आयतन में
उपस्थित मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर आयतन है V और हमने घोल रखा है 1 मोल, तो ये भी तो मोलरता ही हुई। यानी हमारे पास फार्मूला है N/V और N/V इक्वल टू क्या होगा, मोलरता। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। अब जो हमने मोल्स डिसॉल्व किया है, मोल्स कितने मोल्स हमने घोले हैं इसमें, 1, तो यहां पर हम N की वैल्यू रख दें 1, 1/V इज इक्वल टू M। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/M। तो हम ये वाली वैल्यू यहां पुटअप कर दें तो हमारे पास एक नया रिलेशन आ जाएगा, लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1/M। ये आ गया। अब इसमें सोचना क्या है आपको, ये ध्यान दीजिए। आप यहां पर कुछ बुक्स में कप्पा अपान C भी लिखा होगा, यानी मोलरता के प्लेस पर C लिखा होगा। C का मतलब होता है सांद्रता, और सांद्रता को हम व्यक्त करते हैं मोल प्रति लीटर में। तो वहां भी मीनिंग वही है, तो C लिखा हो चाहे M लिखा हो, तो ज्यादातर ये मोल पर लीटर में ही व्यक्त किया जाएगा। तो यहां पर समस्या यही आ रही कि हम मोलरता को व्यक्त करते हैं मोल प्रति लीटर में। ठीक है, और यहां पर लैम्डा M की जो यूनिट है अभी आपको निकाल के दिखाया था, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, इसको भी हमने सेंटीमीटर में यूज किया होगा, यानी इसकी भी वैल्यू हमने कितना लिखी है, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखी है। ठीक है, तो ये मोल पर लीटर में है, तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये मोल पर लीटर में है। तो इसका मतलब सबकी यूनिट में अगर सेंटीमीटर मौजूद है तो लीटर को भी हम सेंटीमीटर में यूज करें। तो अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो चलिए हम बताते हैं, बहुत आसान सा है। देखिए, अगर आपके पास ये रिलेशन है, आपको पता है कि 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1 cc के, या 1 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। ये रिलेशन होता है, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1000 ml इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, ये भी आपको पता होगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, तो यहां पर देखिए मोल हमारे पास है, लीटर के प्लेस पर हम क्या रख दें, लीटर के प्लेस पर हम रख दें ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 है, तो यहां पर हम लीटर के प्लेस पर रख सकते हैं 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। अब 1000 को जब हम नीचे रखें तो ऊपर जाएगा, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ऊपर पहुंच गया, 1000 अपॉन मोलैरिटी, और ये मोल सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, 1000 भी लगा रहेगा। तो अब हमारा सब कुछ, यानी जो मोलरता थी वो मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, परिवर्तित हो गई है। यानी अब हमारे जो आयतन के मात्रक थे वो सब जगह लगभग सेम हो चुके हैं, सारी यूनिट्स लेंथ वाली जितनी भी थी वो सब सेंटीमीटर में आ गई। यहां भी सेंटीमीटर में है, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में है, और आयतन भी हमारा अब सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में आ चुका है। अब अगर इन सारी यूनिट्स को आप कंपेयर करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। और एक फैक्टर हमको और मिल गया 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो एक नया फार्मूला ये आपका आ गया। केवल इतना ध्यान रखना है कि क्या हमको विलयन का जो सांद्रण है वो मोल पर लीटर में है, अगर है तो हमको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर आपको किसमें गिवन है, वो मोल प्रति मीटर क्यूब में है, ध्यान रखिएगा, मोल प्रति मीटर क्यूब, ये एम के सिस्टम में मोल मीटर क्यूब इस फॉर्म में अगर दिया गया है सांद्रण, जो कि बहुत कम दिया जाता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, तो आपको 1000 नहीं लगाना है, तब ये फार्मूला बन जाएगा लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू मोलैरिटी। बस इतना ही आप यूज करेंगे, ठीक ना। तो मैक्सिमम केसेस में आपको ये वाला ही फार्मूला यूज करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में सांद्रता
विलेन की सांद्रता आपको ज्यादातर किस में गिवन होगी, मोल पर लीटर में दी जाएगी। तो बच्चों ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। मैंने बता दिया कि ज्यादातर केसेस क्या होते हैं और कम केसेस कौन से होते हैं। तो ज्यादातर आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं इस फॉर्म में देने के, लेकिन दे सकते हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं। तो आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है कि हमको कौन सा फार्मूला, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्जन को आपको बताया था कि 1000 ऊपर चला गया, बाकी और कुछ नहीं करना है, ये सीधे आ गया आपका। अब जब हम ये सब इस तरह से लिख देंगे तो आपका लेमडा एम का यूनिट यही रहेगा, यानी मोलर चालकता का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको एक बार आप भी चाहे तो करके देख लीजिएगा, आप भी आश्वस्त हो जाएं तो ठीक है। कन्वर्जन हमने ये सारे बता रखे हैं आपको, कैसे कैसे हमने क्या कन्वर्ट किया है। ओके, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आपके बुक में दोनों लिखे होंगे तो आप कब क्या यूज करें, उसकी एक कंफ्यूजन रहती है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो मैंने बता दिया आपको। तो दो बातें निकल के आ रही हैं आपको। अगर हमको सांद्रता मोल पर मीटर क्यूब में, और यहां पर भी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी जहां पर जहां जहां सेंटीमीटर है वहां मीटर लिखा होगा, और विलेन की सांद्रता यानी मोलरता मोल पर मीटर क्यूब में होगी, तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, सिर्फ ये वाला, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मोल पर लीटर में सांद्रता दी गई है, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है मात्रक इसका जो वैल्यू बाय द वे सवाल में दिया गया हो, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। और मैंने बताया भी कि ज्यादातर आपको इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इन पर वेस्ट आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो ये था मोलर चालकता के बारे में। क्लियर? इतनी बच्चों, अब दूसरा आपका टॉपिक क्या होगा, चालकता का मापन। यानी हम जो विलेन की चालकता है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलेन की जो चालकता है उसका मापन करेंगे कैसे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो चालकता के मापन में, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये विलेन है, मान लीजिए NaCl का ही विलेन है, जो आयनिक यौगिक हैं उनकी चालकता का मापन हमको करना है। तो ये NaCl का हमने इसमें डिजॉल्व कर दिया, और यहां पर आएगा Na+ और Cl-। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है दोनों, यहां से वायर कनेक्ट किया हमने, तो इनका हम मेजरमेंट कैसे करें, यही क्वेश्चन है हमारा, कि इसकी चालकता कितनी आएगी, इसको मापे कैसे। ये अब इस मापन में हमारे पास दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या, अगर हम डीसी सोर्स का इस्तेमाल करें, किसका, डीसी सोर्स का। मान लीजिए इन इलेक्ट्रोड को जोड़ दें बैटरी से इस तरह से, तो जो सेल होती है या बैटरी होती है उससे हमको डीसी, उसको हम बोलते हैं डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट, ठीक ना। तो अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो यहां पर पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी इस पूरे विलेन का कंपोजिशन बदल जाएगा। कंपोजिशन मतलब संघटन। संघटन का मतलब हुआ कि जो धनायन होंगे वो ऋण ध्रुव की ओर इकट्ठा हो जाएंगे, और जो ऋणायन होंगे वो धन ध्रुव की ओर इकट्ठा हो जाएंगे, वहीं रहेंगे। तो डीसी सोर्स यूज करने से ये समस्या आ रही है कि विलेन का, जो विद्युत अपघट्ट का विलेन है जिसकी हम चालकता ज्ञात करना चाहते हैं, उसका पूरा कंपोजिशन बिगड़ जाएगा, उसका संगठन खराब हो जाएगा। तो हम डीसी सोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, एक समस्या ये आ रही थी। दूसरी समस्या ये है कि अगर हमको चालकता का मापन करना होगा तो हम किसी विलेन को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते तार से, कि हाँ उससे जोड़ दिया और हमको उसका प्रतिरोध मिल जाएगा या उसकी चालकता आ जाएगी, ठीक ना। तो हम विलेन को सीधे कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इन दो समस्याओं को कैसे सॉल्व किया गया, ओके। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहला, हम डीसी करंट के बदले क्या लेंगे, इसके प्लेस पर हम यूज करेंगे एसी सोर्स, यानी यहां पर हम क्या लगा देंगे, एसी सोर्स लगाएंगे, ठीक ना, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट लेने से, अल्टरनेटिंग करंट लगा देने से अब हमारा जो विलेन का कंपोजिशन है, संघटन है, वो बदलेगा नहीं, ठीक ना, वो बना रहेगा सही। तो एक समस्या का निदान हो गया कि डीसी के बजाय हम कौन सा सोर्स यूज करें, विद्युत स्रोत अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में आती है, ठीक है ना। एक समस्या का निदान हो गया। अब दूसरी जो समस्या थी कि हम विलेन को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, इस समस्या के निदान के लिए
कंडक्टिविटी सेल यानी चालकता सेल का उपयोग किया गया। ये स्पेशली डिजाइंड सेल होती हैं, आप बुक में देखेंगे तो कुछ सेल बनी होंगी, और इनमें जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स कर दिया जाता है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी फिक्स होती है, उसको भी बदला नहीं जाता, ठीक है ना। तो हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को नहीं मेजर करेंगे, ठीक है ना। चालकता सेल में हम क्या करेंगे, यहां पर विलयन भर करके और इसके प्रतिरोध का मापन करेंगे, वो ज्यादा आसान होता है और ज्यादा सटीक होता है। ये नहीं कि हम इसमें इसके लेंथ को मेजर करें, इसका ये एरिया निकालें और उस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम चालकता निकालें, ऐसा नहीं किया था। तो दूसरी समस्या जो थी हमारा कि विलयन को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, चालकता सेल का इस्तेमाल करेंगे। और चालकता सेल में हम क्या भर देंगे, चालकता सेल में हम जो लेंथ और एरिया है यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और जो एरिया है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा बच्चों, लेंथ अपान एरिया ये किसी चालकता सेल का फिक्स होगा, और इसको हम नाम देते हैं सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। तो L/A वो कहलाता है सेल स्थिरांक, और इसको दिखाते हैं G स्टार से, ठीक है। तो G स्टार हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम किसी ऐसे सॉल्यूशन का चुनाव करेंगे, जैसे KCl है। KCl की जो चालकता है वो हमको विभिन्न सांद्रताओं पर पता होती है, तो ऐसे ही विलेन का हम चुनाव करेंगे और उस विलेन को यहां पर भरेंगे, और भरने के बाद हम उसका सेल स्थिरांक निकाल लेंगे। एक बार जब सेल स्थिरांक निकल आए तो बार बार हमको अब KCl भरने की जरूरत नहीं है। जब हमने इस चालकता सेल का ये सेल स्थिरांक निकाल लिया, उसको नोट कर लेंगे, अब ये बदलने वाला नहीं है। अब हम इसमें जिस भी विलेन का, जैसे मान लीजिए NaCl विलेन का हमको निकालना है तो NaCl विलेन भर दिया तो हमको यहाँ प्रतिरोध मिल जाएगा। फिर मेनली हम प्रतिरोध निकालेंगे, विलेन को भरेंगे और इस विलेन के द्वारा कितना प्रतिरोध लगाया जा रहा है वो निकालेंगे, क्योंकि जैसे हमको प्रतिरोध मिल जाएगा हमको चालकता अपने आप मिल जाएगी। क्लियर। तो NaCl भरा, NaCl का नहीं निकालना है हमको, KCl मान लीजिए हमको BaCl2 का निकालना है तो हम BaCl2 विलेन भर देंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के विलेन भरने के बाद हम उसके प्रतिरोध की गणना करेंगे। प्रतिरोध निकल आएगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि परिभाषा ही यही है, चालकत्व जो होता है, चालकत्व वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए हम प्रतिरोध ही निकालते हैं और उसका व्युत्क्रम लेकर के चालकत्व पता कर लेंगे। और चालकत्व जब पता हो जाएगा तो हम चालकता यानी कप्पा भी मेजर कर सकते हैं, और नहीं तो हम प्रतिरोध से डायरेक्टली कप्पा मेजर कर लेंगे। ये भी तरीका आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो मेजरमेंट में समराइज हम करें, क्या क्या खास बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम चालकता का मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास दो समस्याएं आई। एक समस्या क्या थी कि हम DC करंट का इस्तेमाल अगर करेंगे तो कंपोजिशन यानी संघटन बिगड़ जाएगा विलेन का, तो हम DC के बजाय क्या यूज करेंगे, AC सोर्स यूज करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। एक समस्या का निदान हो गया। दूसरी समस्या क्या थी, हम सीधे विलेन को तार से कनेक्ट करके उसका प्रतिरोध नहीं ले सकते, तो इस समस्या का निदान कैसे किया गया, चालकता सेल का इस्तेमाल किया गया। और चालकता सेल में ऐसे विलेन को भर करके जिसकी चालकता पहले से पता हो, ठीक ना। तो चालकता कुछ विलेनों की मेहनत करके निकाल ली गई है डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, उस विलेन को यहां पर भर करके इस चालकता सेल का क्या चीज निकाला गया, पहले सेल स्थिरांक ज्ञात कर लिया गया। अब जब हम सेल स्थिरांक ज्ञात कर लिए एक बार, तो हम इसके अंदर चाहे जिस प्रकार के विलेन को भरें उसका प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए प्रतिरोध तक। अब प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए ध्यान से, चालकता सेल में भरे हुए विलेन का जो प्रतिरोध हमको निकालना है उसके लिए हम फिजिक्स के एक सिद्धांत है व्हीटस्टोन ब्रिज का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर फिगर हम बना रहे हैं, कैसे वो कनेक्ट करते हैं
वास्तव में व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ और नहीं है बल्कि कनेक्शन करने का एक तरीका होता है। तो कुछ इस तरह से होगा कि जैसे मान लीजिए ये है आपका सोर्स, ये 2 पॉइंट हो गए आपके, अब यहां से 2 वायर इस तरह से। तो यहां पर नून यानी जो हमको प्रतिरोध ज्ञात होगा, ऐसे यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिए जाएंगे जिनका हमको प्रतिरोध पता हो। तो मान लीजिए ये हो गया एक, और एक ये हो गया। प्रतिरोध का सिंबल ऐसे बना देते हैं, ठीक ना, ये दोनों कनेक्ट हैं यहां से। और यहां पर हमने क्या ले रखा है, सेल। ये सेल हो गई हमारी, मतलब ये जो कंडक्टिविटी सेल है उसको हमने इस तरह का सिंबल दे रखा है। तो यहां पर सेल है और इसके अंदर विलेन भरा है जिसका हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध निकालना है। तो इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया और यहां पर बीच में इन दोनों के एक डिटेक्टर लगा देते हैं, ठीक ना। और एक रेजिस्टेंस ये रखा जाएगा, ये वेरिएबल होगा इस तरह से। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए जैसे रेजिस्टेंस होगा, तार एक जुड़ा होगा, उसको यहां से लेकर यहां तक घुमाएंगे, ले जाएंगे, जिससे कि यहां पर नल पॉइंट हमको मिल जाए। यानी अगर हेडफोन हमने लगा रखा है तो उसमें आवाज आना शुरू हो जाएगी, तो समझ जाइएगा नल पॉइंट आ गया। तो यही चेक करते हैं। तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हमने R2 से दिखा दिया, इसको R1 कर दिया, इसको R3 कर दिया। आप चाहे कुछ और नाम रख लें, इसको R1 कर दें, इसको R2 कर दें, ये सब कर सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं हमारी तरह ही बिल्कुल करें। ये R4 हो गया। सिद्धांत क्या है कि आप किसी एक पॉइंट को लीजिए, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से हम चल रहे हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब संतुलन में आ जाएगा, जब संतुलन में आ जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी यहां पर, R2/R1, R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3, ये स्थिति बनती है। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन में होने पर यह स्थिति बनेगी। हमको निकालना क्या है, R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 और R4/R3। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमको पता लगाना था, ये हमको इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता हो जाएगा। और ये R3 और R4 हम पहले से ज्ञात, हमको पहले से पता होता है कि जो यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं वायर, उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हमको पता है, ये पता है, ये पता चल जाएगा इसके दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो हम इस अननोन जो विलेन है जिसका प्रतिरोध हमको निकालना है वो हम निकाल लेंगे, R2 = R1 R4/R3 करके। तो जब हमको इस कंडक्टिविटी सेल में जो यहां हमने कनेक्ट कर रखा है, इसमें जो विलेन है उसका हमको प्रतिरोध मिल गया। तो प्रतिरोध जब मिल जाएगा तो हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास सेल स्थिरांक का ये फार्मूला होता है कि सेल स्थिरांक यानी G0 = कप्पा × R, ठीक है। अब हमको विलेन का प्रतिरोध मिल चुका है, तो विलेन के प्रतिरोध को हम यहां रख देंगे वैल्यू, और G0 अभी आपको बताया कि जो हमने कंडक्टिविटी सेल यूज करी है उसका G0 फिक्स हो चुका था, उसकी वैल्यू निश्चित हो गई थी, निकाल लिया गया था, एक बार उसका निर्धारण कर लिया गया था। जो वैल्यू आएगी हम वही वैल्यू यहां पर रख देंगे, ठीक ना। हम इसके अंदर दूसरा विलेन भरेंगे तब भी G0 सेम रहेगा, तीसरा विलेन इसके अंदर भरेंगे तब भी G0 सेम रहेगा। यानी G0 अब इसका फिक्स हो चुका है, एक बार निर्धारण कर लिया जाएगा, बार बार नहीं करना है फिर आपको। तो G0 हमको पता है, रेजिस्टेंस हमने अभी निकाल लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हमने कैलकुलेट भी कर लिया। तो आप कप्पा आप निकाल सकते हैं, कप्पा मतलब चालकता, निकल आएगा आराम से। तो यही तरीका फॉलो किया जाता है, यही तरीका अपनाया जाता है, किसको निकालने के लिए, चालकता के मापन को करने के लिए। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला आया कहां से, G* = कप्पा × R। तो चलिए इसको भी बता देते हैं, यहां पर ये मिटाते हैं। देखिए ध्यान से, हमको पता है कि रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है, आपको पढ़ाया भी है पिछले वाले टर्म में जो टॉपिक्स पढ़े होंगे, ρ × L/A ये होता है। और ये भी पढ़ा है कि ρ = होता है 1/कप्पा, ठीक है। तो ρ के प्लेस पर हम रख दें 1/कप्पा, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, इसके स्थान पर 1/कप्पा हो गया, तो आ गया L × कप्पा/A, ठीक है। इतनी बात समझ आई। यहां पर नए सिरे से फिर लिखते हैं, ये वाला पूरा फार्मूला हमारे पास आ चुका है ऐसे, R = L/कप्पा × A।
अब आप ध्यान दीजिए, L अपान ए को हम क्या बोलते हैं? L अपान ए के प्लेस पर हम G नॉट रख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा फार्मूला G स्टार, यानी L अपान ए क्या है हमारा? सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक को G नॉट से दिखाते हैं, तो L अपान ए के प्लेस पर हमने रख दिया G नॉट, और G नॉट अपान कप्पा आ गया। ठीक है, तो G नॉट इज इक्वल टू क्या बन गया? देखिए ध्यान से, कप्पा इंटू आर, यही फार्मूला तो आया था, कप्पा इंटू आर, ये फार्मूला है G नॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। तो इतने सारे फार्मूले का इस्तेमाल आपको करना है, स्पेशली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का और ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके। कहां से आता है वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना? तो ये आप पूरी बात समझ लेना, अपने शब्दों में कुछ लिख भी लेना। जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि 2 समस्या आएंगी, तो एक समस्या, अब जैसे क्वेश्चन हो, मतलब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए कि चालकता के मापन में 2 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, ठीक है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका कि चालकता के मापन में 2 प्रमुख समस्याएं हैं कि डीसी सोर्स का इस्तेमाल ना कर पाना, यानी हम डीसी करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होगा उससे, ये भी रीजन पूछ ले, क्यों नहीं कर सकते? तो आप बताएंगे कि डीसी अगर हम करंट का इस्तेमाल करेंगे तो विलयन का जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो बिगड़ जाएगा, पहला आंसर। दूसरी समस्या क्या थी कि हम किसी भी विलयन को डायरेक्टली जोड़ करके उसका प्रतिरोध नहीं निकाल सकते। तो इस समस्या का निदान क्या हुआ? दूसरा, इसके लिए स्पेशली डिजाइंड यानी विशेष आकृति की बनी हुई चालकता सेल का इस्तेमाल किया जाता है, और चालकता सेल का जो सेल स्थिरांक होता है, अर्थात उनके इलेक्ट्रोडों के क्रॉस सेक्शन एरिया और उनके बीच की दूरी का जो अनुपात होता है, यानी L अपान ए, वो ज्ञात होता है चालकता सेल का। तो ये दूसरी समस्या का निदान इस तरह से कर लिया जाता है चालकता सेल का उपयोग करके, ठीक है ना? तो ये है आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अपने नोट्स आप इस तरह से बना लीजिएगा, और ये सारी बातें है ही हैं जो मैंने बोला है उसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? एक न्यूमेरिकल आपको समझाया, अभी इस पर बेस्ड और भी बताते हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सेल स्थिरांक आपको निकालना पड़ेगा, तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चालकता सेल में 0.001 m KCl विलयन 298 केल्विन पर है, इसका मतलब उसमें भरा हुआ है, इसका प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि विलयन की चालकता 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो सेल स्थिरांक को आपको याद होगा, अभी फार्मूले में आपको समझाया था, सेल स्थिरांक को निकालना है तो सेल स्थिरांक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, G स्टार करके, और यही आपको पता नहीं है, ठीक है, ओके। और चालकता सेल में इतना M विलयन भरा हुआ है, यानी हमको दिया है M, ये गिवन है, यानी 0.001 मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर में ही होगा। और इसका प्रतिरोध आपको गिवन है, यानी R गिवन है आपको, तो R कितना है? R है इसका 1500 ओम, ठीक है। और आपको एक चीज और गिवन है, चालकता मतलब कप्पा, तो 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये गिवन है। और आपको G स्टार यानी क्या निकालना है? सेल स्थिरांक निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको बताया होगा हमने कि G स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू R, ये फार्मूला है, ठीक है ना। कैसे निकाला था यह फार्मूला, आपको पीछे बताया भी है हमने, तो बस वैल्यू पुटअप करनी। यहाँ भी अगर आपको फार्मूला याद है तो समस्या ज़्यादा नहीं आती है। हाँ, आपको थोड़ा सा सचेत ये रहना होता है कि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनका आपके उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, मोलरता का आपका कोई यूज नहीं होना है, बस केवल हमको जो सेल स्थिरांक है वो इन 2 वैल्यूज से निकल जाएगा, वो हमको गिवन है।
तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कप्पा की वैल्यू है 0.146 इंटू 10⁻³ और आर की वैल्यू है 1500। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आप चाहो तो 2 0 हटा करके यहाँ 10⁻⁻1 हो जाएगा, 1 बचेगा, और उसको भी हटा दोगे तो यहाँ पर 0.0146 हो जाएगा, और 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब ये हम कर सकते हैं ऐसे, देखिए ध्यान से 0.0146। ठीक है, अब यह ये पूरा पावर खत्म इंटू 15 बचेगा, यहाँ पर 2 0 भी खत्म। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये आ जाएगा 0.219, और 0 आएगा तो 4 डिजिट बाद रखना रहेगा, तो आप 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक की जो वैल्यू होती है, जो यूनिट होती है, वो ये होती है। ठीक ना, 15 और 6 से गुणा करेंगे 90, 0 आएगा, 15 चौके 60 और 60 9 59, 9 आ गया, 5, 15 1 के 15 और 5 20 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 219। तो ये बच्चों 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। वो मुझसे एक मिस्टेक ये हुई थी कि 15 यानी 15 चौके 60 और जो 9 किया तो हमने क्या जोड़ लिया था, 59 कर दिया था, इसलिए 20 पर आ रहा था। तो अब सही हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने मोलर चालकता का क्वेश्चन भी सीख लिया। एक मैंने अप्लाई करा दिया आपको, और ये सेल स्थिरांक कैसे निकालेंगे, किन वैल्यूज को हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आप समझ गए। ठीक है ना, तो इस पर वेस्ट आप फार्मूले पर वेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाना आता रहेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो फार्मूले भी नहीं मेमोराइज होते हैं और फिर लगाने में समस्या भी बहुत होती है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी आपको फार्मूला लर्न करना है, अगर उस पर आप सवाल लगा लेते हैं तो फार्मूला ज़्यादा समय तक आप याद रख पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाए। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और आपको समझाते हैं। अब बच्चों देखिए तीसरा सवाल इस पर बताते हैं जो आपको पढ़ाया था उस पर वेस्ट। तो थर्ड ये न्यूमेरिकल है आपका। तो इसमें क्या है, एक सेल में एक विद्युत अपघट्ट के 0.5 m विलयन का प्रतिरोध इतना पाया गया। ठीक है ना, इतना मतलब 45 ओम पाया गया, मतलब 45 ओम पाया गया। विलयन की मोलर चालकता की गणना करनी है आपको। यदि सेल में इलेक्ट्रोड 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों और उनका क्षेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो शायद सवाल समझ पा रहे होंगे आप कि एक चालकता सेल है, उस दिन बताया भी था। मान लीजिए ये कोई चालकता सेल है और इसमें जो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं, इनका क्षेत्रफल दिया गया है वो 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हैं, इनको वायर से कनेक्ट किया जाएगा और इन्हीं के अंदर सॉल्यूशन आपका पूरा भरा हुआ है और इसी सॉल्यूशन की मोलरता आपको दी गई है 0.5 m। और ये एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई है कि एक इलेक्ट्रोड तथा दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो 2.2 सेंटीमीटर है। ओके, तो बात समझ गए होंगे। उस दिन समझाया भी था कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये है, तो इलेक्ट्रोड ये है तो इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी होगा, तो वो क्षेत्रफल दिया है और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो शायद सवाल समझ गए क्या क्या गिवन है आपको, वो देख लीजिए। तो एक सेल में विद्युत अपघट्ट के तो हमको मोलरता दी गई है, पहला 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और विलयन का प्रतिरोध दिया गया है, मतलब आर की वैल्यू हमको गिवन है 45 ओम। ओके, और विलयन की मोलर चालकता हमको निकालनी है, ये पता करना है। और सेल में इलेक्ट्रोड की दूरी यानी हमको एल, स्मॉल एल की वैल्यू दी गई है 2.2 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल यानी ए दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर सीक्वेंस में सोचिएगा
कि अगर हमको लेमडा एम निकालना है तो बच्चों फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लेमडा एम का फार्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये वाला फार्मूला है। अब हमको कप्पा ही नहीं पता है पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको कप्पा निकालना पड़ेगा। ठीक है, दो काम इसमें करना है, पहले कप्पा यानी चालकता की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर उसके बाद मोलर चालकता पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर L अपान ए, अगर L अपान ए कर देते हैं तो ये बन जाता है सेल स्थिरांक। ओके, G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो ये वैल्यू हमको गिवन है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, G स्टार। और फिर आपको फार्मूला पढ़ाया है हमने कि अगर आपका G स्टार निकल गया, यहां पर लगा देते हैं नीचे, ये फार्मूला आपने पढ़ा है G स्टार इज इक्वल टू, यानी सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू आर, ये फार्मूला है। तो हमको निकालना है कप्पा, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G स्टार अपान आर हो जाएगा, तो इंटू 1 अपान आर कर देते हैं। अब G स्टार कैसे निकालोगे, मतलब सेल स्थिरांक कैसे निकालोगे, तो यहां पर लगा रहे हैं इसको, देखिए ध्यान से, कप्पा इज इक्वल टू, इसका सेल स्थिरांक का मीनिंग क्या होता है, L अपान ए। तो L अपान ए, G के प्लेस पर हम क्या रख दें, L अपान ए इंटू 1 अपान आर। तो कप्पा की वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू है 2.2 और इसकी है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 अपान आर, आर की वैल्यू है 45 ओम। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये दशमलव आप हटा सकते हो दोनों, तो ये दोनों दशमलव जब हट जाएंगे तो आपका कप्पा का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 22 अपान 38 इंटू 45। तो ये वैल्यू हम ऐसे रहने देते हैं कप्पा की, ठीक ना। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर दें, तो देखिए अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करें तो कप्पा के प्लेस पर ये पूरा हम रख देते हैं 22 अपॉन 38 इंटू 45, और फिर क्या है, मोलरिटी भी है नीचे, तो मोलरिटी का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5। ये दिखा मोलरिटी आपकी, यानी मोलरता आपकी दी गई है 0.5 इंटू 1000, ये कर दिया आपने। ठीक है, तो लेमडा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर दशमलव ये हटाना है आपको, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। ओके, तो अब ये डिवाइड भी कर सकते हैं आप चाहो तो, 5 से इसको पूरा डिवाइड कर दिए, 5 1 जा और 5 2 जा 10, तो 1 2 3 1 2 3, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, फिर 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, 5 4 जा 20 यानी 5 चौके 20 और ये 2 0 आ जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 11 और ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब हम इसको साफ साफ लिख लेते हैं क्या क्या ऊपर बचा है। तो ऊपर है 11 इंटू 400 और नीचे हमारा आ गया 19 इंटू 19। अब ये आ जाएगा आपका 4400 अपॉन 19, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 171। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी, जो आ जाएगी, डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग, 25.73, और लास्ट में इसकी यूनिट भी हम लिख देंगे, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है, ओम में है, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, मोलर चालकता आपकी निकल आई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे निकल आता है। आपको 3 सवाल बताए हमने, तीनों अलग अलग तरीके से, और सब फार्मूले बेस्ड थे। तो इसी तरह से आपको जो भी आप पास और बुक्स हैं उसमें से एक्सरसाइज में देखिए, अनसॉल्व्ड अगर आप खरीद लिए हो तो उसमें से आप चेक करिए और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।